हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गरिमा और आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा का स्पेशल प्रोग्राम जर्नलिस्ट अड्डा। और आज हमारे साथ एक नई मेहमान जुड़ चुकी हैं, शिवानी त्रिवेदी मैम, जो कि एमवी मीडिया इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं। और सबसे पहले तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने खुद एमवी मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है और शिवानी मैम से बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे मिला है। तो आज का प्रोग्राम उसी पर बेस्ड है और आज आप लोगों को हम बताएंगे कि आखिर एक इंस्टीट्यूट में किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या कुछ जरूरी होता है। इंस्टीट्यूट से जुड़े बहुत सारे सवालों का जवाब आज आपको हमारे इस प्रोग्राम में मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले शिवानी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और मैं चाहूंगी कि आप अपना छोटा सा इंट्रो दें और हमारे सब्सक्राइबर्स को बताएं। थैंक यू गरिमा। मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्ते। और बहुत अच्छा लगा कि एमवी मीडिया इंस्टीट्यूट की छात्रा रही गरिमा एक बहुत ही सक्सेसफुल एंकर और आज यूट्यूब अपने खुद के यूट्यूब चैनल की ओनर हैं। और बहुत बहुत बधाई हो गरिमा, आप हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर रही हैं। इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। थैंक यू जी मैम। गरिमा। हाँ मैम, मैं चाहूंगी कि आपने क्योंकि मीडिया में भी काम किया है, तो आप हमारे सब्सक्राइबर्स को ये भी बताएं कि आपने कहाँ कहाँ पर काम किया है, ताकि लोग कनेक्ट कर सके। बाकी फिर हम अपने सवालों की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं आपके लिए। जी गरिमा, चूंकि आप तो सब जानती ही हैं, लेकिन उसके यस मैम। अलावा मैं अगर आपसे बात करूं और आपके दर्शकों को बताना चाहूं कि मीडिया लाइन में मेरा करियर कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे मेरी जर्नी जो है वो एक इंस्टीट्यूट के रूप में बदली। मेरा करियर 2006 से में स्टार्ट हुआ था और वो करियर मेरा मुंबई से शुरू हुआ था। मैंने सबसे पहले जो है पत्रकारिता की पढ़ाई करी, उसके बाद फिर मैंने मुंबई की ओर रुख किया। उसके हम्म। बाद मेरी जर्नी एक प्रोडक्शन हाउस से शुरू हुई थी 2006 से, जिसमें मैंने एक साल लगभग काम किया और बहुत ही हिट शोज बनाता था वो प्रोडक्शन हाउस। आपने देखा होगा सेट मैक्स में आता था करंट बॉलीवुड, उसके बाद आता था जी में एक बहुत ही पॉपुलर शो आता था बॉलीवुड करंट। इसके अलावा आपका जूम पे आता था पॉपकॉर्न। बहुत ही हिट शोज हम लोग बनाते थे उस प्रोडक्शन हाउस में। उसके बाद कहीं मुझे ऐसा फील होता था कि मैंने जो जर्नलिज्म किया है वो हम्म। मैं थोड़ा सा हट के न्यूज चैनल में जाना चाहती थी, क्योंकि हर एक उस समय बड़ा क्रेज था, नए नए चैनल्स आए थे, सब अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम के। और एक ड्रीम होता है हम्म। जो भी पत्रकारिता में आता है, एंटर करता है, उसका एक सपना होता है कि वो किसी एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में काम करे, ताकि उसको एक पहचान मिल पाए। सेम बिल्कुल। ऐसे ही मैं भी जब यंग थी तो मेरे मन में भी यही चीज होता था कि मैं एक अच्छा बड़ा न्यूज चैनल ज्वाइन करूं, ताकि मेरी पहचान मुझे मिल पाए। और भगवान की दया से मेरी जो जर्नी 2006 में शुरू हुई थी, उसके बाद फिर मैंने 2007 में मुझे स्टार न्यूज में मुंबई में काम करने का मौका मिला। और हम्म। मेरा सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यूज के थ्रू ही हुआ था। और बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। मैं जितने भी लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं गरिमा, मैं उन सबसे हाँ। यही कहना चाहूंगी कि ये जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं होती है। क्योंकि आप बिल्कुल एग्जैक्टली। मेंटली प्रिपेयर रहिए कि अगर आपको कोई हाँ। बड़ा मुकाम चाहिए है, तो आप उस तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि आप दर दर भटकें या फिर आप उस चीज को करें। बस आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, और जो कड़ी मेहनत करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। जरूर मिलता है। बिल्कुल मैम, हम सब जानते हैं कि आपने मेहनत की है और एक बड़ा मुकाम भी हासिल किया है, और आज बहुत सारे जर्नलिस्ट तैयार कर रही हैं हमारे समाज के लिए, हम कह सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को सिखा भी रही हैं। तो मैम, हम अपने सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, और बहुत सारे व्यूवर्स की ओर से मेरे पास आया था डीएम में जब मैंने बताया, तो वो ये था कि आखिर पत्रकार बनने के लिए, पत्रकारिता करने के लिए पढ़ाई जरूरी क्यों है? गरिमा देखिए, जब बहुत पहले अगर हम चले जाएं, हम लोगों ने जब करियर स्टार्ट किया था, उस समय पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। जर्नलिज्म का एक प्रोफेशनल कोर्स करना बहुत जरूरी हो गया था, बिकॉज हम्म। नए नए चैनल्स एंटर कर रहे थे। जी है और स्टार, एनडीटीवी, बहुत बड़े बड़े चैनल आ रहे थे, तो लोगों को एक नया ऑप्शन करियर के तौर पर दिखने लगा था। लेकिन हम्म। अगर उससे पहले और पहले की बात करें, तो तब उस समय लोग कहते थे कि पत्रकार तो बिना पढ़ाई लिखाई किए ही एंटर कर जाते हैं, बस उनकी जीके अच्छी होनी चाहिए, उनको अखबार पढ़ने की आदत होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। पहले ये जुनूनियत जो थी वो पत्रकारिता हुआ करती थी, क्योंकि चैनल कम थे, लिमिटेड हाँ। पब्लिकेशंस हुआ करते थे। लेकिन जब ये ऑप्शंस बढ़े,
तो ये बिल्कुल तय है कि जब हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं तो एक करियर दिखने लगता है, और जब करियर दिखने लगता है तो एक मार्केट दिखने लगता है। तो वो बिल्कुल। मार्केट जो है अब बड़ा हो चुका है, और इसलिए आज के ज़माने में फाइट करने के लिए आपको एक पढ़ाई और वेल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब बिल्कुल। ऑप्शंस ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा हैं, तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए आप अपने आप को तैयार करके आप उस फील्ड में जाते हैं, तो आपको वो जो संघर्ष मैंने बात कही थी, वो संघर्ष तब के लिए है जब लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते थे। लेकिन आज ऑप्शंस हैं, तो लोग सोचते हैं कि बिल्कुल अनट्रेन्ड लोगों को लेने से बेहतर है कि जो ट्रेन्ड लोग हैं, एग्जैक्टली। उनको उनको हायर किया जाए। बिल्कुल, यानी कि जो कंपटीशन है उसे पास करने के लिए और अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल परफेक्ट बंदा है उसको सेलेक्ट करना चाहता है मैम। तो इसी वजह से पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैम एक और बिल्कुल। सवाल है जो मेरे कमेंट्स में लगभग हर वीडियो में बच्चों की ओर से आता ही आता है, और वो ये है कि पत्रकारिता के लिए कौन-सा कोर्स करें? इवन ये सवाल जब मैं कोर्स करने के लिए गई थी तो मेरे मन में भी आया था, और मेरा वो डाउट आपने ही क्लियर किया था, इंस्टीट्यूट ने ही क्लियर किया था कि मुझे बीजेएमसी करना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन-सा कोर्स ऐसा होता है मतलब जो बहुत कुछ सिखाता है, या बेसिक एक मतलब होता है ना कि पहला कोर्स, क्योंकि फिर तो आगे हम कंटिन्यू के लिए समझ जाते हैं खुद, लेकिन पहले वो क्या करें? कौन-सा कोर्स सबसे अच्छा होता है पत्रकारिता के लिए? देखिए, मैं जितनी भी हमारे पास जो काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, हुँ, और जो 12th पास किए हुए होते हैं बच्चे, जिन्होंने जस्ट स्कूलिंग अभी कंप्लीट की होती है, और उसके बाद उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे हुँ, पहले तो हर बच्चे को अपनी एक मन में एक उनकी जो ख्वाहिश है, मान लीजिए अगर कोई एंकर बनना चाहता है और उसने सोच रखा है कि मुझे अंजना ओम कश्यप बनना है, या दीपक चौरसिया बनना है, या एक्स वाई जेड जो भी उनके फेवरेट और आइडल लोग हैं वो बनना है। तो अगर उनका मोटिव क्लियर है कि उन्हें मीडिया लाइन में जाना है आफ्टर 12th, तो उन्हें हुँ, निश्चित तौर पर ग्रेजुएशन जो है वो अपना इसी फील्ड से करना चाहिए, हुँ, पत्रकारिता की फील्ड से करना चाहिए, मास कम्युनिकेशन करना चाहिए, ताकि वो जो 3 साल जो पढ़ाई करते हैं उसमें सारी चीजें आपकी मीडिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कवर अप हो जाती हैं। उसके हुँ, बाद हो सकता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ऑलरेडी वो किसी ना किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं। मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने हुँ, इंजीनियरिंग कर रखी है 4 साल की ऑलरेडी, या फिर किसी ने जो है वो बीबीए कर रखा है, या फिर किसी ने बीएससी बीकॉम कर रखा है। उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि इसमें मजा नहीं आ रहा है, मुझे मीडिया लाइन में एंटर करना है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, यानी कि एमए जेएमसी कर सकते हैं। इसके हुँ, अलावा वो डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जो 1 साल का होता है। तो क्योंकि वो भी सिमिलर होता है, आपके लिमिटेशंस में होता है कि मान लीजिए अगर आपको प्रॉपर वे में मीडिया लाइन में एंटर करना है तो आप एमए जेएमसी करिए, ताकि आप अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर कर पाए। और अगर सिर्फ हुँ, आपको टेलीविजन इंडस्ट्री में जाना है, आपको एंकर बनना है, या फिर आप राइटर बनना चाहते हैं, तो आप 1 साल का ब्रॉडकास्ट का जो डिप्लोमा होता है टीवी जर्नलिज्म का, वो भी कर सकते हैं। हुँ। उसके जरिए भी आपका करियर बिल्कुल सुरक्षित होता है। बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए कि वो 1 साल सिर्फ आप, और सिर्फ आप इस मीडिया लाइन की हर चीज को सीखने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि डेडिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोर्स तो आपको कॉलेज भी बता देगा, जब आप जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपके पहले जो क्षमता है उसको पहचानते हैं कि आप एक्चुअली किस चीज़ के लिए बने हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद फिर कोर्स डिसाइड किया जा सकता है। मैम अगला सवाल ये है कि कौन से ऐसे गुण हैं, मतलब कौन-सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो होनी ही चाहिए एक व्यक्ति को पत्रकार अगर वो उसे बनना है तो? तो आप लोग जब आपके पास बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, तो आपने भी बहुत सारे बच्चों को अब तक डील किया है, बहुत सारे बच्चों को समझा है। तो आपको मतलब क्या कभी समझ में आता है कि हाँ, ये जो है वो आगे चल के पत्रकार बन जाएगा या ये नहीं बन पाएगा? कभी ऐसा होता है क्या? गरिमा, मैं क्या बताऊं, जब काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं ना, तो हुँ, देखिए जो स्पार्क होता है ना, वो तो जो कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिखती हैं खूबियां कि हाँ ये बहुत जल्दी सीख जाएगा सब। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ इच्छा होती है, और एक हुँ, अंदर से बस उनको ये लगता है कि हाँ मैम जो सिखाएंगी या फिर जो इंस्टीट्यूट सिखाएगा उसके जरिए मैं बन जाऊंगी। मेरे हमारे यहाँ ऐसे बच्चे भी आए हैं जो बहुत ही
टैलेंटेड थे और उनको बस थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत थी और उनके सपनों को जगाने की जरूरत थी। और जैसे ही हम्म। उनके सपनों को जगाया और उनके सपनों के साथ मेहनत की गई, उन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया। और कुछ बच्चे हमारे यहाँ ऐसे भी आए, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जिनको देख के, जिनके पेरेंट्स भी ऐसे, कई पेरेंट्स भी थे जिनको ये लगता था कि उनका बच्चा पता नहीं कुछ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, बहुत ही स्लो टाइप होता था मामला। लेकिन हमने हमेशा, एमवी मीडिया इंस्टीट्यूट ने हमेशा ये कोशिश करी है कि जिन बच्चों का भी वो एडमिशन काउंसलिंग के बाद लेते थे या जिन हम्म। पर उनके माँ बाप को या उनके घर वालों को भी भरोसा नहीं होता था, हमने कोशिश करी कि उन बच्चों के अंदर भी वो आत्मविश्वास पैदा कर पाए, ताकि मीडिया में देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिर्फ बोलना आता है या आपको नॉलेज बहुत है तो ही आप उस करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसे भी कई हाँ। बच्चे हैं जो टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं बट वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं कर सकते, वो एंकरिंग नहीं अच्छी कर सकते हैं, वो रिपोर्टर नहीं बन सकते। लेकिन इसके बिल्कुल। अलावा भी बहुत से ऑप्शंस हैं जो उनके करियर को संवारने में ये कोर्स उनकी मदद करता है। लाइक कैमरा हुआ, वीडियो एडिटिंग हुआ, या फिर आप और टेक्निकली आप एक्टिंग के प्रोफेशन में भी इस कोर्स को करके आप जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि आपको अगर मॉरली अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी मिलती है तो कहते हैं कि पत्थर को भी हीरा बनाया जा सकता है। तो मेरा बिल्कुल कहना बिल्कुल। यही है कि आग अगर आप पत्थर भी हैं लेकिन अगर आपके अंदर एक है कि मुझे करना है, तो हम आपके साथ उतनी मेहनत करेंगे और आप इस करियर को उस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी कि अपने आप को भी कुछ पहचानना होगा और ये जानना होगा कि आपके अंदर कौन-सा ऐसा टैलेंट है जिससे आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जिस फ़ील्ड में आप जा सकते हैं। मैम, इसी आपके जवाब से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल था जो मेरे मन में भी था कि बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, आपके पास भी जब बच्चे आते हैं तो उनमें से ज़्यादातर जो है वो न्यूज़ एंकर बनने ही आते होंगे, ये इस बात से मुझे लगता है आप मुकरेंगी नहीं। और सबका ये हम्म। होता है कि मुझे भी न्यूज़ एंकर बनना है और अगर न्यूज़ एंकर नहीं तो कम से कम 80% तो न्यूज़ एंकर और 20% रिपोर्टर। इसके अलावा बाकी की फ़ील्ड्स के बारे में तो बच्चों को पता भी नहीं होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर, एडिटर, वीडियो एडिटर और बहुत सारी पोस्ट है जर्नलिज़्म में। तो मैंने भी देखा है, ये आपने ही कॉलेज में देखा है कि बहुत सारे बच्चे आए तो एंकर बनने थे, लेकिन वो बहुत अच्छे एडिटर बन गए, कोई बहुत अच्छा कैमरा कर रहा है। तो उस क्वालिटी को अपने अंदर की वो बच्चे आप तो पहचान जाते हो कि हाँ, ये कैमरा बेहतर कर रहा है तो आप ये इस फील्ड में जा सकता है। लेकिन वो बच्चे कैसे पहचाने कि वो आरजे भी बन सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ के बच्चे थे जो आज आरजे हैं, कोई एडिटर है, हम्म। कोई एंकर है। तो वो चीज़ कैसे बच्चों को कैसे समझना चाहिए कि मैं इस फील्ड में अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम करूँ? देखिए, ग्रेजुएशन अलग-अलग स्ट्रीम से होता है, ठीक है? लेकिन हुँ, अगर कोई स्टूडेंट ये मन बनाता है कि उसे मास कम्युनिकेशन करना है और उसको हुँ, मीडिया की लाइन में एंटर करना है, तो उसको अपने आप को थोड़ा वक़्त देना चाहिए। जैसे कि 3 साल का अगर आपका ग्रेजुएशन है, आप जब हुँ, कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करते हैं, आप बीएससी भी करते हो या बीकॉम भी करते हो, उसमें कई सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स होती है, फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरी कौन-सी बेहतर है। लेकिन जब आप तीनों हुँ, साल पढ़ लेते हैं सारी चीजें, तब आपको ये खुद अपने अंदर ये पता चल जाता है कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ये भी सेम वैसे ही है कि जब आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स 3 साल का करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आपके पास रेडियो भी होता है। आपको पहले साल में आपको प्रिंट पढ़ाया जाता है, प्रिंट। लिखना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, रेडियो सिखाया जाता है। इसके अलावा कैमरा, वीडियो एडिटिंग एंड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रिपोर्टिंग पे सिखाया जाता है। तो एक-एक बच्चे से जब वो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, उन प्रैक्टिकल्स के थ्रू उसका एक कहते हैं कि वो ग्रो करता है, हर चीज़ सीखता है और हर चीज़ समझता है। फिर वो 3 साल के बाद उसको हम टीचर्स भी जज कर रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस चीज़ में उसका मन लग रहा है। जिस चीज़ हुँ, में जो स्टूडेंट इन 3 सालों की परफॉर्मेंस को देखते हुए वो खुद भी अपने अंदर वो चीज़ समझ चुका होता है और हम भी उसको थोड़ा-सा गाइड करते हैं कि भाई आप इस चीज़ में बेहतर हो तो इसको थोड़ा-सा और अच्छे से करो। जो एडिटिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनका टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होता है उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें सीखिए, टेक्निकल टर्म्स सीखें ताकि आप उसमें हुँ। आगे बढ़ सको। और इस तरीके से 3 साल, 2 साल जब करता है तो बच्चा ये समझ जाता है, स्टूडेंट ये समझ जाता है कि उसकी महारत किस चीज़ में हासिल हो रही है उसे।
ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है कि आपको आपको पहले दिमाग में ये बिल्कुल ना बैठाएं कि आपको एंकर बनना है, कि आपको क्या बनना है। बिल्कुल आप कुछ बिल्कुल। मत सोचिए, आप दिमाग में ये रख के चलिए कि मुझे ये कोर्स करना है और इस कोर्स के अंदर जितना भी सिलेबस है, उन सब सिलेबस की पढ़ाई मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से करनी है। उसके बाद फिर आप जज करें, अपने आप को ये समझें कि हाँ, बिल्कुल, मुझे अब इस लाइन में जाना है। यानी पढ़ाई करने के दौरान ही हमें कहीं न कहीं इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि हम कौन-सी चीज़ को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल, इतने बिल्कुल। सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं एमबी मीडिया इंस्टीट्यूट में, क्योंकि प्रैक्टिकल पर हम ज़्यादा बिलीव करते हैं। मैम, प्रैक्टिकल की बात हो रही है तो इसी से जुड़ा सवाल पूछ लेते हैं कि एमबी मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी देखा है कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकली स्टूडियो में बिठाकर एंकरिंग कराई जाती है, कैमरा होता है, टीपी क्या होता है, ये सब हमें वहीं पर देखने को मिल जाता है। तो आप बताइए कि जब आप भी बच्चों को पढ़ाती हैं तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का मतलब दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ाई में? क्योंकि कहीं न कहीं थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लाइक जो मीडिया के लॉज़ हैं, एथिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें थ्योरी से समझ में आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों की जो इंपॉर्टेंस है वो बताइए कि कॉलेज के दौरान दोनों क्लासेस कितनी ज़रूरी हो जाती हैं अटेंड करना? देख देखिए, मैं अपने सारे स्टूडेंट से कहती हूँ कि एटलीस्ट कम से कम आपकी पूरे साल जो है 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होनी चाहिए। बिकॉज हुँ, उसमें क्या होता है, आपका जो सेमेस्टर्स जो होते हैं, उन सेमेस्टर्स में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको जो आपके थ्योरी पार्ट है उसको भी अच्छे से कवर करवाएं, अच्छे ब्रिलियंट टीचर्स के थ्रू आपको अच्छी नॉलेज दें, ताकि आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो। आपको क्योंकि मार्क्स भी अच्छे लाने हैं, ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं है कि आप मार्क्स नहीं अच्छे लाएंगे, और उसके लिए थ्योरी पढ़नी जरूरी है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज का एक होता है, आपका ग्राउंड अच्छा तैयार होता है, आपकी मार्कशीट अच्छी तैयार बिल्कुल, होती है, तो वो आपकी थ्योरी उस वहां पे काम आती है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो जब आप इंडस्ट्री में, आफ्टर ऑल आपको नौकरी करनी है और आपको एक एग्ज़ैक्टली। मुकाम हासिल करना है, तो उसके लिए किताबी कीड़ा होना जरूरी नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, किताबी कीड़ा आपको नहीं बनना है, आपको नॉलेज गेन करनी है। तो जब आप थ्योरी पढ़ते हैं उसमें भी आप नॉलेज गेन करिए। आपके मार्क्स ज्यादा आए कम आए उससे मैटर नहीं करता है, आप अगर अच्छे से पास भी हो जाते हो और सम्मानजनक नंबरों से आप पास हो जाते हैं, उतना काफी है। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के लिए, बिकॉज आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है, लोगों से बात करनी है, इस फील्ड में अच्छा प्रोडक्ट बना के टेलीविजन पे, अखबार में, ये शो बिजनेस है, इसमें जितना अच्छा आप चीजें करके दिखाएंगे, उतनी जल्दी आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। इसीलिए बिल्कुल, मेरी ये सलाह अपने स्टूडेंट्स को यही रहती है कि आप अगर ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल्स आने बहुत जरूरी है, हर चीज आपको आनी जरूरी है, ताकि जब आपका इंटरव्यू हो तो आपको, आपसे जीके सिर्फ दो चार क्वेश्चंस आएंगे जीके के लिए, लेकिन आपको खड़ा कर दिया जाएगा कि चलिए आप P2C बोलिए। अब आप कैमरा को देख के आपके हाथ पैर कांपने लगे, या आपका आई कांटेक्ट नहीं अच्छा हो रहा है, या आपका फ्लो टूट रहा है, तो एग्ज़ैक्टली। ये सारी चीजें अगर आपकी नहीं आएंगी तो फिर, और आपको पैकेज दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि भाई जो है आपका बजट पे आप कुछ अच्छी स्टोरी लिखिए। अब बजट पे आपको स्टोरी आप तभी लिख पाओगे जब आपको या तो नॉलेज हो उसके बारे में, हुँ, नॉलेज हुँ, के हुँ। बाद भी आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे कैसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। आप यूट्यूब के लिए किसके लिख लिए रहे लिख हैं। रहे हो? किसके लिए? प्रिंट के यस, लिए या यस, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए? बिल्कुल, हुँ, क्योंकि हर एक में अलग तरीके से जाता है पैटर्न। आप रेडियो पे वही न्यूज़ बता रहे हैं तो अलग तरीके से हुँ। बताएँगे, लिखेंगे, और आप प्रिंट के लिए लिख रहे हैं तो आप अलग तरीके से लिखेंगे, टेलीविज़न में अलग, अब तो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में भी कई प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें आप कैसे पेश कर रहे हैं अपनी न्यूज़ को, वो भी आपको तरीका पता होना चाहिए। तो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और ये ट्रेनिंग प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर होती है तो बहुत ही अच्छा बच्चों को रिजल्ट मिलता है और उनका करियर बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बिल्कुल मैम, क्योंकि मैंने भी जब बहुत कुछ सीखा अपने कॉलेज में, उसके बाद फिर जब मैं अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स में जाती थी, क्योंकि मैंने कैमरा फेस किया था अपने कॉलेज में ही, तो मेरे लिए उतना ज़्यादा टफ नहीं होता था। वो चीज़ें एकदम से नई-नई लगती थी कि अरे! ये टीपी क्या है, ये कैमरा क्या है? तो एमबी मीडिया इंस्टीट्यूट बहुत सारी और भी चीज़ें आपको सिखाता है। प्रैक्टिकल लर्निंग पर बहुत ज़्यादा विश्वास यहाँ पर किया जाता है और बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैम, एक और बात जो मैं वो मैं आपसे पर्सनली कहूँगी, ना सिर्फ कॉलेज से बल्कि पर्सनली आपसे, क्योंकि इस फील्ड में कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप के पास बहुत ज़रूरी है होना, और वो है आपका प्रेज़ेंटेबल होना, और ख़ास तौर पर अगर आपको एंकर बनना है फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
और वो सारी चीजें जब मैं कॉलेज जाती थी, मैं बहुत बड़े शहर से नहीं हूँ, मैं भी एक छोटे शहर से थी, और लखनऊ में पहली बार जाती थी जब मैंने एडमिशन लिया। कपड़े कैसे पहनते हैं, किस तरह के पहनते हैं, चलना उठना बैठना, इन सब चीजों का एक तरीका होता है। तो इस इंडस्ट्री में, क्योंकि थोड़ी ग्लैमरस है हमारी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, तो इस फील्ड में अगर रहना है तो उस तरह से अपने आप को अपने आप को ग्रूम करना होगा। तो सेल्फ ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंटेबल कैसे बने, ये बताइए आप हमारे सब्सक्राइबर्स को। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि गरिमा जब आप भी आती थी फर्स्ट ईयर में तो आप बिल्कुल नई नवीली छोटी सी बच्ची की तरह आप आई थी। फिर उसके बाद यस मैम। जब आपको बताया गया कि भाई अब थोड़ा मेंटेन होके आया करो, थोड़ा सा कॉलेज आने लगी हो, कॉलेज में वैसे भी बच्चों को फैशन करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जब वो बिल्कुल। कॉलेज जाते हैं, क्योंकि 12th तक वो यूनिफॉर्म में रहते हैं। उसके बाद फिर वो जब कॉलेज आते हैं तो उनको एक थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है कि अब मैं अपने मन के कपड़े पहन सकते हूँ, कॉलेज जा रहे हाँ। हैं। तो हम लोग इस पीरियड को बच्चों से यही बोलते हैं कि ये जो पीरियड है वो ये गोल्डन पीरियड है आपका। कॉलेज लाइफ जीवन में सिर्फ एक बार आती है, जैसे स्टूडेंट लाइफ आती है एक बार, वैसे ही कॉलेज लाइफ भी एक ही बार आती है। तो जब आप 3 साल 2 साल जो भी आपका ग्रेजुएशन का 5 साल का पीरियड होता है, 3 साल का पीरियड होता है, उसमें आप बिल्कुल दिल खोल के अपने ख्वाब, अपनी सारी चीजें पूरी कर लीजिए। आप जब आए तो आपकी फ्रेशनेस, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपके कपड़ों से वो महकनी चाहिए। और वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एक आकर्षण का केंद्र है। और हमारी ही लाइन में नहीं, आप किसी भी लाइन में जाइए, आप कहीं भी आप करिए, अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं है तो फिर उसमें क्या होता है कि आपके लिए लोगों की एक धारणा बन जाती है, और उस धारणा के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी के आप कारण बन जाते हो। तो आपको पता बिल्कुल। भी नहीं चलता है और लोग आपसे कैसे दूर होने लगते हैं। यही चीज अगर आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट होके आप जाते हो, और आपको खुद से प्यार होना चाहिए। मैं कहती हूँ आप दूसरों के लिए मत सजिए, आप दूसरों के लिए अच्छे कपड़े मत पहनिए, सिर्फ अपने लिए पहनिए। आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छे बन के जाते हो, कहीं भी प्रेजेंट करते हो, तो आपको खुद फील होता है जब लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं आपको। कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हाँ, अप होता है आपका। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। तो मैं ये मानती हूँ कि जब 12th से, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, खुद अपने आप बहुत मेंटेन रहते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं या इस हम्म। इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि वो प्रेजेंटेबल दिखे। बिकॉज आपको कैमरे पे आना है, आपको कैमरे के पीछे भी आना है। तो भी आप देखिए कितने कैमरा पर्सन होते हैं, कितने वीडियो एडिटर बिल्कुल स्मार्ट बन के रहते हैं। और यस फिल्म मैम। इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री में तो बिल्कुल ही, ये बिल्कुल आप शो शो के तरीके से आप अपने आप को कहते हैं कि ना, बाहर आके आपको लोगों को दिखाना है। और दिखाने का मतलब है कि आप अच्छे कपड़े पहने। आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ अनकंफर्टेबल तरीके से आना, बस आपको साफ सुथरे ढंग से एक बिल्कुल प्रेजेंट तरीके से पॉजिटिविटी आपकी पर्सनालिटी से झलकनी चाहिए, आप चाहे कुछ भी पहने। और इस लाइन में तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये चीजें मैम। मैंने भी ऑब्जर्व की, जब मैं आगे, पहले मैंने कानपुर में जॉब किया, फिर नोएडा में, तो कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी का आपकी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब आप फील्ड पर जब जाते हो तब भी इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप लगोगे ही नहीं कि आप एक चैनल के रिपोर्टर के तौर पर आए हो वहां पर, तो लोग आपको फिर उस तरह से डील करेंगे, आपको उतना ही भाव पब्लिक देने वाली है। तो और इसलिए गरिमा, आपका। इसके हाँ। इसके लिए ना, जबकि हम लोग ने तो एक रूटीन बना रखा था कि हम लोग 4 दिन पढ़ाई करेंगे अपने इंस्टीट्यूट में, और हाँ। 5वें दिन जो होती है वो हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें सब बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम होता है और अपनी अपनी कला, अपने अपने कॉन्फिडेंस को प्रदर्शित करने के लिए हमने एक कॉम्पिटिशन रखा होता है। तो बच्चे क्या होता है कि कम से कम अगर 4 दिन वो पढ़ाई वाले जोन में रहते हैं, तो वो एक दिन जो है ना वो कॉलेज में इसलिए आते हैं क्योंकि आज मस्ती करने को मिलेगी और अपने अपने जलवे दिखाने हैं। तो वो जो जलवे बिल्कुल। दिखाने वाली जो फीलिंग होती है ना, वो बिल्कुल बहुत जरूरी है, ताकि आपके अंदर की दबी हुई जो प्रतिभा है वो बाहर निकल सके। ठीक और है। मैम होता क्या है कि कॉलेज डेज के दौरान जब ये सब हो रहा होता है ना कॉलेज में, तो हम अपने मन में सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमने फील्ड तो देखी नहीं होती है, तो हमें लगता है यार ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ये हमें किस तरह से हेल्प करने वाला है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम ग्राउंड पे पहुंचते हैं ना, वो कहते हैं ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है, तब हमें समझ में आता है कि भाई ये भी कितना इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है कि उम्र भले ही इंसान की ज्यादा हो गई हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में हर कोई न्यूज रूम के अंदर या फिर फील्ड पर हम कह लें, एक मतलब हर कोई जवान है, कोई बूढ़ा यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर वो जो एनर्जी है ना, वो होनी बहुत जरूरी है। उम्र की बात नहीं, मतलब बिल्कुल। अंदर से आपके अंदर बहुत ज्यादा अंदर से पॉजिटिविटी ये और एनर्जी होनी चाहिए। ये
ये इसमें सुस्त लोगों की जरूरत नहीं है। इस एग्जैक्टली लाइन सही में वर्ड बिल्कुल आपने। हाँ सुस्ती जरूरी नहीं है, और सुस्ती के साथ आप फुर्तीलापन आपके अंदर ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है ना वो आपके बगल में बैठे वाले व्यक्ति को भी मिल सके और वो भी बिल्कुल। एनर्जेटिक हो सके। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपको एनर्जी जो है ना आपको खुद से मिलती है। अगर आपने खुद को इतना अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है और आपने खुद उस तरीके से आप बिहेवियर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी आपसे एनर्जी एनर्जी पाएगा, और आप तो दे ही रहे हैं एनर्जी। वो आपको देख के ही सोच रहा है, यार काश मैं भी ऐसे ही चलूं, मैं मेरी भी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही हो, मैं ऐसे ही दिखूं, मेरे भी बाल ऐसे हो। आप देखिए बहुत सारे लोग क्यों हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनसे इतना अच्छा पॉजिटिविटी दिखती है। यार क्या बाल दिख रहे हैं, क्या फिगर दिख रहा है। तो ये ही चीज आप क्यों नहीं दे सकते हैं? आप खुद भी हम्म। दीजिए ना वही फीलिंग, ताकि कोई आपको आइडल बना पाए कि हाँ ऐसा है। तो कॉलेज में एक दूसरे को देखकर भी बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल मैम, शुरुआती दौर में मैंने भी थोड़ी सी सब कुछ, एनर्जी मैं कम तो ये रहती कहती है। हूँ कि मैंने सब कुछ जो कुछ भी मैंने सीखा है वो लोगों को ऑब्जर्व करके ही सीखा है, क्योंकि मैं ना तो बहुत इस तरह की फैमिली से थी जहां पर बहुत सारे मॉडर्न लोग हों, या मैं बहुत मॉडर्न शहर से भी नहीं थी। तो मैं जब कॉलेज जाती थी मैं लोगों को देखती थी, समझती थी, और उनसे ही मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि मैम अपनी जर्नी के बारे में बताइए, तो मैंने उसमें बताया कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो एमवी मीडिया इंस्टीट्यूट से ही सीखा है। मैम एक और सवाल है, वो ये कि आपने भी एज अ रिपोर्टर काम किया, आपने बताया कि एंटरटेनमेंट के लिए भी आपने काम किया है, तो एज अ फीमेल जब आप फील्ड पर जाती थी तो वो मतलब कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको जिनका सामना करना पड़ता था, कौन सी ऐसी दिक्कतें आपके सामने आती थी फीमेल रिपोर्टर्स के लिए, मतलब कैसा रहता है माहौल, क्योंकि लड़कियों के मन में बहुत होता है ये सवाल। हाँ, देखिए ऐसा है कि माहौल जैसा आप बनाना चाहती हैं वैसा ही बनता है। हम्म। मुझे नहीं लगता है कि दूसरों के मतलब फीमेल और मेल का इस फील्ड से कोई मतलब नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि फीमेल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हाँ एग्री, एग्रीड इस एग्रीड। इस फील्ड में मास कम्युनिकेशन की लाइन में मेल्स की भी जरूरत है और फीमेल्स की भी जरूरत है। और लड़कियों के लिए ये फील्ड इतनी अच्छी है बिकॉज आप बिल्कुल सेफ होते हैं, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है। जो एक डरी सहमी सी जो छोटे गांव की या छोटे शहर की लड़की होती है उसको ऐसा लगता है कि उसने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन अगर उसके अंदर आत्मविश्वास है और वो जब ये कोर्स करके बाहर निकलती है तो उस आप यकीन मानिए, मैं खुद भी कानपुर शहर से थी, मैंने मुंबई शहर चुना अपनी नौकरी के लिए, ठीक है। और आज कानपुर यूपी में, कानपुर लखनऊ अब फिर भी 10-15 सालों में बहुत अच्छे से सब चीजें क्योंकि ये सारे चैनल्स आ गए हैं या फिर सोशल मीडिया आ गई तो सब तेज हो गए। लेकिन मेरे टाइम पे इतना चीज सारी चीजें नहीं थी, और जब मैं मुंबई गई थी तो मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल सपनों की दुनिया जैसा था कि यहाँ पे करियर बनाना है, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना है, मल्टी चैनल इतना बड़े चैनल्स में काम करना है, प्रोडक्शन हाउस। तो ये सारी चीजें थी। वहां पे जो लोग थे वो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज से कई लोग आए थे, और सब धड़ाके वाली इंग्लिश बोलना और फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, छोटे कपड़े पहनना, ये सब उनके कल्चर में था, जो हमारे कल्चर में नॉर्मल नहीं लाइफ। था। हाँ नॉर्मल लाइफ, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। आप जिस बैकग्राउंड से भी जाते हो, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या पहनती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे क्या पहनते हैं वो उनका पहनावा है, मैं क्या पहनती हूँ ये मेरा पहनावा है। हर हाँ कपड़ा बहुत अच्छा होता है, बस आपकी पर्सनालिटी को सूट करना चाहिए। तो जब एग्जैक्ट। जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए ये लाइन बहुत ही अच्छी है, बिकॉज आपको एक आत्मविश्वास मिलता है जब आप ऐसी बोल्ड जॉब चूज करती हैं अपने करियर में। देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ाई, सारे प्रोफेशन अच्छे होते हैं जब आप दुनिया में कोई भी चीज आप सीख के नहीं आते हो, हर चीज आपको यहीं पे सीखनी है। तो एग्जैक्टली। इसी तरीके से आप बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप फीमेल हैं, इसलिए आपको जब इस फील्ड में आप एंटर करते हैं तो आप मोर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और वो आत्मविश्वास आपके साथ साथ आपके परिवार को भी मिलता है। तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। हिसाब से लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लड़कियां बल्कि इस फील्ड में इतना अच्छा काम कर रही हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं लोगों को इतना करियर में। और जब आप सामने जाते हैं जॉब के लिए तो वो आपकी खूबसूरती देख के सिर्फ आपको नहीं लेता है चैनल, टैलेंट। या कोई भी बिल्कुल। जाए, आपका टैलेंट आपका बोलता है। और जब आप काम करने लगते हो तो वो टैलेंट दुगना चौगना होकर और आगे आने लगता है। जरा जैसी बच्चियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं अब।
बिल्कुल, यानी सब तरह से अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है, मौके आपको खूब मिलेंगे और खास तौर पर मैम ने बताया और मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि हाँ, आपको मौका मिलता है इस बात से, हालाँकि जो बॉयज़ हैं वो थोड़े से खफा भी रहते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन मैम आज की इंडस्ट्री ऐसी हो चुकी है ना कि फीमेल्स को कहीं न कहीं एंकर्स भी ज़्यादा रखे जाते हैं फीमेल्स और सभी जगहों पर देखिए, होता ऐसा है। बात ये है कि दोनों की ज़रूरत है। मेल हाँ, एंकर्स की भी ज़रूरत है, फीमेल एंकर्स की भी हाँ, ज़रूरत है। और अगर आप अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करते हैं जब कि फीमेल्स को ज़्यादा मिल जाती हैं, मेल्स को कम मिलती है, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जब टैलेंट जिस चीज़ की जगह खाली होती है, उस जगह को भरने के लिए अगर मेल की जगह खाली है, तो मेल ही भर सकता है, उस जगह फीमेल नहीं हाँ, भर हाँ, सकती वो है। एग्रीड और वो जो हाँ, वैकेंसीज़ होती हैं। हाँ, वो वैकेंसीज होती हैं और उसके अलावा बस मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फीमेल्स के लिए इस लाइन में जगह बहुत है, क्योंकि अब हुँ, ऐसी कोई जगह ही नहीं बची है जहां फीमेल्स ने कब्जा ना किया हो। कब्ज़ा हर ना किया जगह हो। पे फीमेल्स का कब्जा हो चुका है। और ये गलत बात है कि इस फील्ड में लड़कियां नहीं जाएंगी, इसमें नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये वैसी लाइन है, ऐसी मैम लाइन है। हम ऐसा मैम कुछ मैम नहीं है। हाँ मैम, पहले तो कैमरा ऐसा होता था कि सिर्फ लड़के ही करेंगे, अब तो आप चले जाओ बॉम्बे वगैरह में तो आपने खुद काम किया है, कितनी लड़कियां हैं जो कैमरा करती हैं, फील्ड पर जाती हैं, कैमरे का ग, खुद का इतना वेट होता है और वो उठाते हैं। बिल्कुल, गरिमा मैं आपको बताऊँ जब मतलब 18-19 साल पहले जब मैंने इस करियर को चुना था, तब मेरे कई रिश्तेदार थे जिन्होंने ये बात कही कि ये फील्ड जो है पत्रकारिता करने के बाद ना आपको अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि तेज़ लड़कियों से कोई नहीं शादी करना चाहता शादी है। नहीं करता, हाँ। क्योंकि पत्रकारों को लोग तेज समझते हैं, क्योंकि हाँ, एग्जैक्टली exactly. भाई तेज तेज हो जाते हैं इस फील्ड में। आप काम करते हो तो आपको दब के तो आप काम नहीं कर सकते। तो आपका प्रोफेशन ऐसा होता है कि आपको लोगों से बात कम्युनिकेट करना पड़ता है और आप तेज हो जाते हो। तेज होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। तो लोगों की सोच बहुत वैसी थी, लेकिन अब आज की तारीख में ये सोच बिल्कुल बदल चुकी है। हर कोई आजकल ये चाहता है कि भैया तेज लड़की ही चाहिए ताकि वो बाहर जो कर सके। जॉब कर सके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक और सवाल वो ये कि मैं खुद भी आपके आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, जब आते हैं तो आप सोशल मीडिया पर भी शेयर करती हैं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। तो अच्छा लिखना, क्योंकि चाहे हम प्रिंट में जाएं चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं, ये एक कॉमन सवाल है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा लिखना कैसे सीखें, क्या करें कि हम अच्छा लिख सकें? गरिमा, अच्छा लिखने के लिए ना सबसे पहली जरूरत तो ये है कि आप थोड़ा सा पढ़ें। जब आप पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप न्यूज़ देखते हैं, तो आपका दिमाग जो खाली था वो भर जाता है। जब भरता है हम्म, दिमाग आपका, तो आप नॉलेज से उस चीज को भर रहे हैं। और उसके बाद फिर जब आप सोचते हैं कि मैं भी कुछ लिखूं, क्योंकि विचार तभी आएंगे जब उन विचारों की अंदर कुछ अंदर होगा। आपके आपके अंदर होगा तभी तो वो बाहर निकलेगा। जब कहते नहीं गुस्सा बहुत आता है यार, बहुत भरी हुई बैठी है, तो आउटपुट ऐसा के जब लिए होता कुछ है। इनपुट चाहिए, इनपुट राइट, चाहिए। तो जब आपको अंदर, आप बाहर तभी निकाल पाएंगे जब आपके अंदर होगा। तो आप कुछ ना करें, जो बच्चे जो भी लोग लिखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो भी लिखना चाहते हैं, वो सबसे पहला तो डेली रूटीन में ये बना लें कि उनको जरूरी नहीं है आप न्यूज़पेपर खोल के पढ़ने बैठ जाइए। अगर आपको पढ़ने से नहीं मजा आता तो आप सुनिए, न्यूज आपको कहीं से भी मिल सकती है आपके पास। आप पढ़िए, सुनिए, जो भी चीजें देख सकते हैं तो देखने के जरिए करिए, टेलीविजन के जरिए लीजिए, लेकिन आप नॉलेज लीजिए। और जब आप नॉलेज ले लेते हैं तब फिर आप आपकी कलम जो है ना वो चलने लगती है। शुरुआती दौर पर जब आप लिखते हैं तो आपसे कई आपको वोकेबलरीज नहीं मिलती है। वोकेबलरी हम्म, इसीलिए नहीं आपके दिमाग में आती है लिखने के लिए, क्योंकि आपने उसके बारे में ज्यादा अपडेट्स नहीं ली है। जब आपको अपडेट्स मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, तो आपको लिखने के लिए वोकेबलरी मिल जाती है और आप फिर आप उसको यानी लिखने लगते हो। अपनी डिक्शनरी को जो है वो इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पास अगर वर्ड्स नहीं होंगे तो आप अच्छा लिख कभी भी नहीं पाओगे, और उसके लिए आपको अच्छा पढ़ना और अच्छा सुनना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। खाना, हाँ, जैसे खाना खाने के लिए आपको हेल्दी बॉडी के लिए आपको खाना बहुत जरूरी है ना, वैसे ही लिखने के लिए, एग्जैक्टली exactly. बोलने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज पढ़ने से ही मिल सकती है। बिल्कुल। मैम अच्छा, जब आपने काम किया था, फिलहाल आप मीडिया इंडस्ट्री से बाहर एक अलग जॉब निभा रही हैं, जर्नलिस्ट को तैयार कर रही हैं, लेकिन जब आप इस फील्ड में वर्किंग थी और आज जब आप टीवी देखती हैं, क्योंकि आज की मीडिया, आज की पत्रकारिता को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, बहुत कुछ उनको नाम नए नए दे दिए गए, मैं यहाँ पर नहीं लूंगी, तो आपको हम्म कैसा लगता है? क्या आपको भी डिफरेंस दिखता है उस 10 साल पहले की मीडिया में और आज की मीडिया में? हम्म, दिखता है, बहुत सारा डिफरेंस दिखता है। क्योंकि
जब मैं आपको बताऊं, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो कुछ हमारे एक आइडल हुआ करते थे, कुछ एंकर्स हुआ करते थे जिनको देख के मुझे लगता था कि मैं ऐसे बन जाऊं वैसे बन जाऊं, जैसे सबका होता है। बिल्कुल। अ, लेकिन अभी जो है ना, मीडिया काम अच्छा कर रही है, एक्सपोजर बहुत मिल रहा है, लोगों की चीजें बहुत अच्छे से आ रही हैं। लेकिन अभी बस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि स्तर जो है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, स्तर है, वो थोड़ा-सा बहुत ही नीचे आ रहा है, स्पेशली टेलीविज़न का। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में अगर आप न्यूज़ देखते हैं, तो हम्म। लोग कहते हैं कि टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जो आप जब आप देखते हैं उसको, तो वो आपके दिमाग में और बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है। बशर्ते आप एग्जैक्टली। पढ़ने में इतना असर नहीं आता है आपकी पर्सनैलिटी पे, लेकिन जब आप उसको देखते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके दिमाग में छप जाती हैं चीज़ें। और बार-बार, बार-बार, बार-बार एक ही चीज़ अगर आप उसको रिपिटेशन के साथ लोगों के सामने पेश करते हैं और चीख के जब आप उस बात को बताते हैं, तो वो कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ऑडियंस पर। और हमारा काम नेगेटिव इम्पैक्ट डालना नहीं है। हम लोग ने भी रिपोर्टिंग करी है, बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग करी है, लेकिन हमारे टाइम पे भी ऐसा होता था। मैं आपको बताऊँ, अभी तो ख़ैर पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी हैं। हमारे टाइम पे जो पेज 3 हुआ करता था, जो बॉलीवुड सिनेमा हुआ करता था, उसकी छोटी से छोटी खबर भी बड़ी खबर बना के टेलीविजन में पेश किया जाता। तो तब उस समय हम लोग अपनी अपने स्ट्रीम की जो रिपोर्टिंग होती थी, उसके लिए भी ऑब्जेक्शन करते थे कि ये क्या, कि राखी सावंत को एक थप्पड़ पड़ा तो पूरा टेलीविजन बस सावंत के थप्पड़ को ही दिखाई पड़ा। वो भी दौर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन चूंकि उस समय ये सारी चीजें नहीं थी। अभी लोग टीआरपी के पीछे भागते हैं। अगर हम एग्जैक्टली। टीआरपी के पीछे सिर्फ ना भागे और अच्छी रिपोर्टिंग के जरिए भागे, चाहे वो 15 साल 16 साल पहले वाली रिपोर्टिंग हमारे टाइम की रही हो, उस समय भी यही टीआरपी का खेल हुआ करता था, और आज की तारीख में भी टीआरपी का ही खेल होता है। और सब लेकिन तरीके बदल गए। तो मैं टेलीविजन में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब बहुत सारे स्कोप्स आ गए हैं, लेकिन यूथ के लिए एक टारगेट, एक तरीका बन गया है कि भैया जब टेलीविजन ये सब दिखा सकता है, तो हम अपने यूट्यूब चैनल में क्यों नहीं दिखा सकते। तो हर किसी बिल्कुल। का अपना इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल बन गया है। अब अर्नब गोस्वामी जी ने अगर ऐसा कुछ बोल दिया है टेलीविजन पे, न्यूज चैनल में, रिपब्लिक में, तो अब हम भी उसी की ही न्यूज बनाएंगे और उसी को ही देखेंगे, क्योंकि उसकी से हमारे व्यूज बढ़ेंगे या उसमें कुछ ऐसा होगा। तो ये तरीका गलत है। अगर हम टेलीविजन न्यूज को, यानी रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम न्यूज चैनल को समझें, तो हमें कंटेंट अच्छा दिखाना चाहिए, ताकि हमारे जनरेशन को अच्छा कुछ सीखने को मिले। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रिपोर्टर इसलिए नहीं बन रहे हैं कि हमें चीखना है और चिल्लाना है। हमें इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमें देश में बदलाव लाना है। बिल्कुल मैम, अपने एथिक्स और लॉज को नहीं भूलना चाहिए, तभी हम इस फील्ड को कुछ दे पाएंगे। क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसी जॉब है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सिर्फ आप यहाँ पर एक नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि आप एक जिम्मेदारी भरे पेशे में काम कर रहे हैं, जहां पर आपको अपनी जिम्मेदारी न सिर्फ एक जॉब के प्रति, अपने बॉस के प्रति, बल्कि समाज के प्रति भी निभानी है। निभानी है। और थोड़ा-सा जितने भी अच्छे चैनल्स हैं या सारी चीज़ें हैं, और स्कोप भी बहुत अच्छा है, ये फ़ील्ड उभर के आ रही है हमारे उसमें। तो हमें थोड़े से एथिक्स को ध्यान में रखते हुए अब नए तरीके से उसमें एक ब बदलाव लाने की ज़रूरत है, कि हम बिल्कुल। रिपोर्टिंग करें और चीज़ें ऐसी दिखाएँ जो हमारे परिवार वाले देख के या और लोग देख के उसको बोरियत ना हो, चैनल बंद ना करें, बल्कि उसको देखते रहें। बिल्कुल। बिल्कुल मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी सारी इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे व्यूअर्स को इतना सारा नॉलेज देने के लिए। और मैम, आज मैं बहुत खुश हूँ अंदर से, क्योंकि मेरे लिए भी ये बड़ा सौभाग्य है कि मैंने जिससे इंटरव्यू लेना सीखा है, मैं आज उसका इंटरव्यू ले रही हूँ। मुझे बहुत हाँ, अच्छा लगा। हाँ। मुझे भी याद है कि आप आपकी पहली रिपोर्टिंग बहुत अच्छी थी। शिल्पा शेट्टी की आपने करी थी, मुझे याद है, आज भी दिमाग में है। और आप मैम शिल्पा शेट्टी का मैम, इंटरव्यू के वो लिए तो मुझे याद है, लेकिन मुझे भी याद है कि मैं मतलब बहाने मार रही थी। मुझे डर लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने आपसे बहाने मार के बोल भी दिया कि मैम मैं नहीं करूंगी, बट आपने मुझे फोर्स किया कि नहीं नहीं, आपको करना है, आपको आना है। आप हमेशा तो चाहती थी कि आप ये काम करें, फिर आप क्यों नहीं। तो मैम, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए शायद उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो जो कॉन्फिडेंस उनका, वो छोटा सा एक सवाल पूछने के बाद मुझे आया था, वो शायद मैं मतलब अभी भी इतना सब करने के बाद वो चीज नहीं आती। क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
बिल्कुल, बिल्कुल गरिमा, और यही शायद इसी वजह से जो है आप आज यहाँ पे हैं, और आपने अच्छे से पूरी पढ़ाई करी, मुझे अच्छा लगा, और आपने अपने आप को काफ़ी मेंटेन भी कर लिया है पहले से, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप हर तरीके से, और अच्छा लग रहा है कि अपने बच्चे अच्छी-अच्छी जगह पे हैं, और आप ऐसे ही ग्रो करते रहें, खिलखिलाते रहें, हँसते रहें और जीवन में खूब तरक्की करें। थैंक यू सो थैंक यू मच सो गरिमा। मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम, और एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगी कि जो बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ से पढ़ी है, आपने कहाँ से सीखा है, तो आज मैं उनको भी बताना चाहूंगी कि मैम का अपना इंस्टीट्यूट है, एमवी मीडिया इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है। और जो लोग भी वहां पर जाना चाहते हैं, मैं उसका लिंक, मतलब एड्रेस प्रॉपर और कॉन्टैक्ट के जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई क्वेरीज है उनकी कोर्स को लेकर, चीजों को लेकर, तो वो कॉलेज जा सकते हैं, मैम से बातचीत कर सकते हैं और अपने सारे सवालों का जवाब वहां पर पा सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए, और जर्नलिस्ट अड्डा में अगले संडे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। बाय बाय, टेक केयर।